तो चलिए डिस्कस करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट टाइम कीपिंग टेक्निक्स। अरे आजकल तो टाइम देखना कितना आसान है ना? हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, डिजिटल वॉचेस हैं। बट एक सेकंड सोचो, जब ये सब गैजेट्स थे ही नहीं, तब लोग टाइम कैसे मेजर करते होंगे? मतलब उन्हें टाइम की ज़रूरत तो थी ही, राइट? बट उनके पास आखिर तरीका क्या था? देखो, टाइम मेजर करने की जरूरत कोई नई चीज नहीं है, यह हमेशा से थी। सोचो ना, फार्मर्स को कैसे पता चलता होगा कि कब फसल उगानी है? उसके लिए सही सीजन का पता होना तो जरूरी था, राइट? और हाँ, रिलीजियस फेस्टिवल्स कब मनाने हैं या फिर रोज के सिंपल काम, इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम का एक अंदाजा तो होना ही चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेचर के रिपीटिंग इवेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जैसे हर रोज सूरज का उगना और ढलना। सबसे पहले कोई भी फैंसी डिवाइस इन्वेंट होने से पहले लोगों ने बस आसमान की तरफ देखा और वहीं उन्हें मिला उनका फर्स्ट क्लॉक, द सन एंड द मून। यही थे ह्यूमैनिटी के सबसे पहले ओरिजिनल क्लॉक्स। और इनके जो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल साइकिल्स थे ना, उन्हीं से तो हमें डे, मंथ और ईयर जैसे टाइम के बेसिक यूनिट्स मिले। और बस इसी सिंपल ऑब्जर्वेशन से बना पहला डिवाइस, जिसे हम कहते हैं अ सनडायल। बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है जो बस सन की पोजीशन के हिसाब से टाइम बताता है। इसके सेंटर में एक स्टिक लगी होती है। इसका एक स्पेशल नाम है ग्नोमेन। और हाँ, ये ग्नोमेन वर्ड याद रखना, एग्जाम्स में ये टर्म पूछी जा सकती है, तो इसको मिस मत करना। तो जैसे जैसे सन मूव करता है, इस ग्नोमेन की शैडो एक मार्क्ड डायल पर घूमती रहती है और बस टाइम का पता चल जाता है। अब देखो, सनडायल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि दिन के टाइम में ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी था। खुद सोचो, रात में क्या होगा? या फिर आसमान में घने बादल छाए हों, सूरज ही नहीं है तो शैडो कहां से आएगी? एग्जैक्टली। तब ये डिवाइस कंप्लीटली यूजलेस हो जाता था और बस इसीलिए लोगों को एक नए सोल्यूशन की जरूरत पड़ी। तो सनडायल की इस नाइट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? वो था वाटर क्लॉक, जिसे क्लेप्सीड्रा भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस था जो टाइम मेजर करने के लिए पानी के रेगुलेटेड फ्लो का यूज करता था। मतलब पानी या तो एक वेसल से धीरे धीरे बाहर निकलता था, जिसे हम आउटफ्लो कहते हैं, या फिर उसके अंदर भरा जाता था, यानी इनफ्लो। और पानी का लेवल कितना है, बस उसको देखकर टाइम का अंदाजा लगाया जाता था। तो वाटर क्लॉक का सबसे बड़ा फीचर ऑफ कोर्स यही था कि इसे दिन हो या रात कभी भी यूज कर सकते थे। सनडायल वाली प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इजिप्शियंस और ग्रीक्स जैसी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस इसे यूज करती थी। और पता है, ये एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइसेस में से एक माना जाता था। लेकिन अब एक नई, बिल्कुल अलग प्रॉब्लम सामने आई। इमेजिन करो, अगर आप एक रॉकिंग शिप पर हो, यानी समुंदर में हिलते हुए जहाज पर, तब क्या होगा? राइट। अब रॉकिंग शिप वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला दी आवर ग्लास, जिसे हम सैंड क्लॉक भी कहते हैं। और ये समुंदर में यूज के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट इन्वेंशन था। इसका कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही होंगे। इसमें फाइन ड्राई सैंड एक ऊपर वाले बल्ब से एक पतली सी नैरो नेक से होते हुए नीचे वाले बल्ब में गिरती है, और इससे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मेजर हो जाता है। तो सवाल यह है कि आवर ग्लास शिप्स के लिए आखिर इतना बेहतर क्यों था? सिंपल है, जहां एक तरफ वाटर क्लॉक का पानी शिप के हिलने से, यानी उसके रॉकिंग मोशन से डिस्टर्ब हो जाता था और रीडिंग इनएक्यूरेट हो जाती थी, वहीं दूसरी तरफ आवर ग्लास पर इस मोशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और ये चीज हमें क्या दिखाती है कि कैसे अलग अलग जरूरतों ने अलग अलग अमेजिंग इन्वेंशंस को जन्म दिया। पर रुको, इनोवेशन का मतलब हमेशा सी ट्रैवल जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही नहीं होता। कभी कभी कुछ सिंपल लेकिन बहुत क्लेवर इन्वेंशंस भी हुए, बस रोजमर्रा की पर्सनल टाइम मैनेजमेंट के लिए। ऐसा ही एक सुपर सिंपल डिवाइस था द कैंडल क्लॉक। इसमें क्या था? बस एक कैंडल जिस पर बराबर दूरी पर मार्किंग्स यानी निशान बने होते थे, और जैसे जैसे कैंडल जलती थी, वैक्स पिघलता था, और हर मार्क को क्रॉस करने का मतलब होता था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम बीत चुका है। सिंपल राइट? बट कितना इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है, सोचा? इसका एक बहुत फेमस रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट का। ऐसा कहते हैं कि वो अपने दिन को अलग अलग कामों में डिवाइड करने के लिए, जैसे प्रेयर, स्टडी और अपने रॉयल ड्यूटीज के लिए, इन्हीं मार्क्ड कैंडल क्लॉक्स का यूज करते थे। ये स्टोरी इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का एक बढ़िया तरीका है ना? तो इन सब को देखकर हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये सारे अर्ली इन्वेंशंस, चाहे वो सनडायल हो, वाटर क्लॉक, आवर ग्लास या कैंडल क्लॉक, ये सब एक के बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो बनाए गए थे। और इन सब ने मिलकर ही आज के मॉडर्न टाइम कीपिंग की फाउंडेशन रखी। सच पूछो तो ये डिवाइसेस इंसान की उस पूरी लंबी जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें उसने टाइम को मेजर करने में मास्टरी हासिल की।
हमने देखा कि कैसे हमारी जर्नी सन के शैडोज और सैंड के फ्लो से शुरू हुई और आज हम मॉडर्न एटॉमिक क्लॉक्स तक पहुंच गए हैं जो इतने हाइपर प्रिसाइज मेजरमेंट्स करते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये एवोल्यूशन सच में कमाल का है और यही चीज दिखाता है कि टाइम को मास्टर करने की हमारी कोशिश हमेशा से जारी रही है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे पुरानी सिविलाइजेशंस यानी कि सभ्यताएं टाइम को मेजर करती थी और उनके मेथड्स के पीछे क्या-क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स छुपे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल डिवाइस से जिसे कहते हैं वाटर क्लॉक। पता है, इसको आप घर पर एक सिंपल सी प्लास्टिक बॉटल से भी बना सकते हैं। करना क्या है, देखिए, एक प्लास्टिक बॉटल को बस 2 हिस्सों में काटना है, फिर ऊपर वाले हिस्से को उल्टा करके एक फनल जैसा बनाकर नीचे वाले पार्ट में रख देना है। इसके बाद बॉटल के कैप में एक छोटा सा होल कर दीजिए और बस ऊपर वाले फनल में पानी भर दीजिए। हो गया तैयार। तो अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जैसे जैसे पानी की बूंदें नीचे वाले कंटेनर में गिरती हैं, हम उसके वाटर लेवल को मार्क कर सकते हैं। मान लीजिए हर 1 मिनट के इंटरवल पर एक स्टॉप वॉच से टाइम देखा और एक मार्क लगा दिया। अगर हम ऐसा बार बार करते रहें तो हमारा अपना एक पूरा टाइम स्केल रेडी हो जाएगा। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, क्या ये सिंपल सी घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताती है? अगर आप स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि शुरू में पानी की ड्रॉप्स कितनी तेजी से गिर रही हैं और फिर धीरे धीरे उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसका मतलब साफ है, इसका जो फ्लो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, और अगर फ्लो कंसिस्टेंट नहीं तो टाइम मेजरमेंट भी गलत हो सकता है, राइट? तो आइए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे फनल में पानी का वाटर लेवल कम होता जाता है, वैसे वैसे पानी का प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। और फिजिक्स का सिंपल रूल है, प्रेशर कम होगा तो ड्रिप रेट यानी पानी के टपकने की स्पीड भी नेचुरली स्लो हो जाएगी, और बस इसी वजह से हमारी वाटर क्लॉक इनएक्यूरेट हो जाती है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो का सीधा सा मतलब है फ्लो रेट को हमेशा कांस्टेंट और स्टेडी बनाए रखना। अगर हम लिक्विड से टाइम को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल बहुत बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? पुराने ज़माने के इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम का सलूशन पहले से जानते थे। यूनिफॉर्म फ्लो को अचीव करने के लिए वो ऐसे डिवाइसेस डिज़ाइन करते थे जिसमें सप्लाई वेसल का वाटर लेवल हमेशा कांस्टेंट रहे। इससे क्या होता था? प्रेशर कभी बदलता ही नहीं था और पानी हमेशा एक कांस्टेंट रेट से बहता रहता था। कितना क्लेवर सोल्यूशन है ना? तो वाटर क्लॉक से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं टाइम कीपिंग का एक और भी ग्रैंड और भी मैसिव एग्जाम्पल, और ये कहीं और नहीं, हमारे इंडिया में ही है। जी हाँ, ये है एक जायंट स्टोन सनडायल। इसे कहते हैं द सम्राट यंत्र। ये जंत्र मंत्र जयपुर में है और ये कोई मामूली सनडायल नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सनडायल है। इसे आज से लगभग 300 साल पहले महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। आप सोच रहे होंगे कि ये कितना बड़ा है, तो इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। इसका ग्नोमॉन यानी वो ट्रायंगुलर हिस्सा जिसकी शैडो पड़ती है, उसकी हाइट 27 मीटर्स है, मतलब लगभग एक 9 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा। सोच कर देखिए। और इसकी प्रिसिजन, वो तो और भी कमाल की है। इसकी जो शैडो है वो इतने कंट्रोल तरीके से आगे बढ़ती है कि उसकी स्पीड है सिर्फ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड में बस 1 मिलीमीटर का मूवमेंट। इनक्रेडिबल है ना? और जानते हैं इसी कमाल की प्रिसिजन का नतीजा क्या है? इस सम्राट यंत्र से हम टाइम को सिर्फ 2 सेकेंड, जस्ट 2 सेकेंड्स की एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? एक 300 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट और इतना ज्यादा एक्यूरेट। तो ये सनडायल आखिर काम कैसे करता है? सिंपल है, ये सन की पोजीशन का इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे दिन में सूरज आसमान में आगे बढ़ता है, इसके ग्नोमन की शैडो नीचे बने हुए एक बड़े से कैलिब्रेटेड स्केल पर मूव करती है और हमें बिल्कुल प्रिसाइज टाइम बता देती है। तो देखिए, हमने 2 अलग अलग चीजें देखी, लेकिन कनेक्शन कितना गहरा है। जो यूनिफॉर्म फ्लो का प्रिंसिपल सदियों पहले वाटर क्लॉक्स में यूज होता था, वो आज भी उतना ही ज्यादा रेलेवेंट है। वही सेम प्रिंसिपल जिसे अब हम कंट्रोल्ड यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं, आज मॉडर्न लेबोरेटरीज और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लिक्विड्स के फ्लो को बिल्कुल ऐसी ही प्रेसिजन से कंट्रोल करने के काम आता है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सी वाटर क्लॉक से लेकर एक विशाल सम्राट यंत्र तक
टाइम कीपिंग की जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अक्सर हमारी रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशन से ही निकल कर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही एंशिएंट प्रिंसिपल्स आज भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बने हुए हैं। Let's dive into the fascinating history of measuring time. It's really a quest for precision that has shaped our world in some pretty incredible ways. So just imagine for a second living in a world with no clocks. How did entire cities coordinate themselves? I mean, how did anyone know when it was time to work or to pray or even just to rest? Well, the answer really lies in the ingenuity you find all across ancient civilizations. In India, for example, there were some remarkably advanced methods for keeping time, like shadow and water clocks, which were described in ancient texts like the Arthasastra and the Siddhantas. One of the most fascinating examples of this was the Gatika Yantra. This was a really clever water clock that the legendary mathematician Aryabhata wrote about. At its heart, it was just a simple copper bowl with a tiny little hole at its base. The way it worked was just ingenious. This copper bowl was floated in a bigger vessel of water, and water would slowly, trickle in through that tiny hole until, after exactly 24 minutes, a unit of time they called 1 gati, the bowl would fill up and sink. And the moment it sank, a drum or a conch would be sounded, telling the whole city the time. So simple, but so effective, right? But, human innovation never stops. As elegant as the Gatika Yantra was, the search for even better accuracy just kept going. And this drive for precision led to a major leap forward centuries later over in Europe with the first mechanical clocks. So around the 14th century, a huge shift started in Europe. We began moving away from relying on natural things like water and sunlight and started leaning into machine-based timekeeping. These new mechanical clocks were powered by these really intricate systems of gears and falling weights. Now, this was a huge technological leap, for sure, but these early clocks had one really big flaw. They just weren't very accurate. They could easily gain or lose about 15 minutes every single day, and for a world that was starting to get into global trade and scientific astronomy, an error that big was a massive problem. The solution to this accuracy problem didn't come from a workshop. Nope, it came from a moment of accidental observation that literally changed everything. And the mind behind it was the great scientist Galileo Galilei. So the story goes that one day, while he was sitting in a cathedral, Galileo was just watching a chandelier swing back and forth. And he noticed something peculiar. It didn't matter if the chandelier made a wide swing or a short one, the time it took to complete each swing was always exactly the same. This absolutely brilliant observation is known as the principle of isochronism. What it means is that the time a pendulum takes to swing depends only on its length, not on how wide the swing is. This property is the secret sauce, the key to creating a constant, regular beat, which is the very heart of an accurate clock. This was it. This was the missing piece of the puzzle. A simple scientific principle had just unlocked the potential for a truly revolutionary invention. Galileo's discovery paved the way for creating the most accurate timekeeping device the world had ever seen. And then, in 1656, a Dutch scientist named Christian Huygens was the one who actually put this principle into practice. He used this concept of isochronism to invent the very first pendulum clock, and it just completely changed the game for timekeeping precision. And the results were just mind-blowing. Before the pendulum clock, that daily error was around 15 minutes. Afterwards, that same error was cut down to just 15 seconds per day. That wasn't just an improvement, it was an incredible leap forward in accuracy. This new ability to keep accurate time didn't just change clocks, it changed the entire world. Its impact went way beyond science, and it fundamentally reshaped society itself. All of a sudden, entire cities could be synchronized. Clock towers helped create common schedules for work, for prayer. Precise time became absolutely essential for complex scientific experiments and for navigating the open seas. It even laid the groundwork for modern engineering and automation. Really, our entire society shifted away from the natural rhythms of the sun and moon and began marching to the steady, reliable beat of a machine. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो एक सिंपल पेंडुलम आखिर होता क्या है? चलो इसके पार्ट्स को देखते हैं। देखो, सबसे ऊपर आपको दिखेगा एक रिजिड सपोर्ट। ये वो फिक्स जगह है जहां से पूरा पेंडुलम लटका हुआ है। फिर उससे जुड़ा है एक लंबा सा पतला सा थ्रेड यानी धागा, और ये माना जाता है कि ये बिल्कुल वेटलेस है।
और सबसे नीचे इस धागे से जो ये छोटी सी मेटालिक बॉल लटक रही है, इसको हम कहते हैं बॉब। तो बस इन्हीं 3 चीज़ों से बनता है हमारा सिंपल पेंडुलम। अच्छा, तो सोचो अगर हम इस बॉब को उसकी बीच वाली पोजीशन, जिसे मीन पोजीशन कहते हैं, से थोड़ा सा साइड में ले जाकर छोड़ दें, क्या होगा? वेल, ये आगे पीछे झूलने लगेगा, राइट? फिजिक्स में इस टू एंड फ्रो मूवमेंट को, जो बार बार रिपीट हो रही है, एक स्पेशल नाम दिया गया है ऑसिलेटरी मोशन। और पता है, ये मोशन पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक का मतलब है कि ये एक फिक्स्ड टाइम के बाद बिल्कुल एक डांस स्टेप की तरह अपने आप को रिपीट करती है। ओके, तो ये जो पेंडुलम का स्पेशल डांस है ना, ये ऑसिलेटरी मोशन, इसको ठीक से समझने और डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स में कुछ खास टर्म्स हैं। चलिए एक एक करके उन टर्म्स को समझते हैं। तो सबसे पहले वन ऑसिलेशन का क्या मतलब है? एक पूरा चक्कर कब माना जाएगा? ध्यान से देखो, मान लो बॉब अपनी स्टार्टिंग यानी मीन पोजीशन ओ पर है। जब हम इसे छोड़ते हैं तो ये पहले जाता है एक तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन ए तक, फिर ए से वापस ओ से गुजरते हुए दूसरी तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन बी तक पहुंचता है, और फाइनली बी से वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओ पर लौट आता है। ये जो पूरा सफर है ना, ओ से ए से बी और बी से वापस ओ, इसी पूरे ट्रिप को हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। वैसे वन ऑसिलेशन को समझने का एक और तरीका भी है। जरूरी नहीं कि हम हमेशा सेंटर से ही स्टार्ट करें। सोचो, अगर हम इसकी जर्नी एक्सट्रीम पोजीशन ए से ट्रैक करना शुरू करें, तो ये ए से पहले दूसरे एक्सट्रीम बी तक जाएगा और फिर बी से घूमकर वापस ए पर आ जाएगा। तो ये जो ए टू बी टू ए का पूरा राउंड ट्रिप है, ये भी वन कंप्लीट ऑसिलेशन ही कहलाता है। तो बात सिंपल है, स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो, एक पूरा राउंड ट्रिप ही वन ऑसिलेशन होता है। ओके, अब हमें ये तो पता चल गया कि पेंडुलम झूलता कैसे है, लेकिन इस झूले को, इस स्विंग को हम मेजर कैसे करें? मतलब नंबर्स में कैसे बताएं कि ये कितना फास्ट या स्लो है? इसके लिए हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज करते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डेफिनेशन नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है। टाइम पीरियड का मतलब बहुत सिंपल है, एक पूरा यानी वन फुल ऑसिलेशन कंप्लीट करने में पेंडुलम को कितना टाइम लगता है, बस वही टाइम पीरियड है। इसकी ऐसा यूनिट होती है सेकंड्स। सिंपल सा, एक पूरा चक्कर लगाने का टाइम। अब दूसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम स्मॉल f से लिखते हैं, और ये आसान भाषा में टाइम पीरियड का बिल्कुल उल्टा है। जहां टाइम पीरियड था एक ऑसिलेशन का टाइम, फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस, यानी द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। समझ गए? इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको हम शॉर्ट में HZ लिखते हैं। तो जैसा मैंने कहा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर एक ऑसिलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी टाइम पीरियड T ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 सेकंड में कम ही ऑसिलेशंस हो पाएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी F कम होगी। और अगर पेंडुलम बहुत फास्ट है, टाइम पीरियड कम है, तो 1 सेकंड में वो ज़्यादा चक्कर लगाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इस रिलेशनशिप का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, F = 1/T। आइए पेंडुलम की एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। अगर हम एक पेंडुलम के छोटे छोटे स्विंग्स का टाइम बार बार नोट करें, तो हमें पता चलेगा कि हर स्विंग का टाइम पीरियड लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। फिजिक्स में इस वंडरफुल प्रॉपर्टी को कहते हैं लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम और क्रोनोस का मतलब टाइम, सेम टाइम। और पता है, इसी लॉ की वजह से पुराने जमाने की जो पेंडुलम क्लॉक्स आती थी, वो इतनी एक्यूरेट टाइम बताती थी। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस टाइम पीरियड को कंट्रोल करते हैं? मतलब हम ऐसा क्या बदल सकते हैं कि पेंडुलम का स्विंग या तो तेज हो जाए या धीमा? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्विंग को क्या कंट्रोल करता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेंडुलम की लेंथ यानी L। इसका रूल बहुत सिंपल है, जितना छोटा धागा उतना फास्ट स्विंग और उतना ही कम टाइम पीरियड, और जितना लंबा धागा उतना ही स्लो स्विंग और उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड। बेसिकली लंबा पेंडुलम आराम से झूलता है। इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकली कहते हैं कि टाइम पीरियड यानी T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ यानी L। ओके, अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल g से लिखते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अर्थ और मून का एग्जाम्पल। देखो, अर्थ पर ग्रेविटी ज्यादा है,
तो यहाँ पेंडुलम तेजी से स्विंग करता है और उसका टाइम पीरियड कम होता है। लेकिन अगर आप इसी पेंडुलम को मून पर ले जाओ, जहाँ ग्रेविटी बहुत कम है, तो वही पेंडुलम आलसी हो जाएगा। वो धीरे धीरे स्विंग करेगा और उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो यहाँ उल्टा हिसाब है, ग्रेविटी कम तो टाइम पीरियड ज्यादा। इसलिए हम कहते हैं कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ G। इसी कॉन्सेप्ट का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सोचो। एक पेंडुलम क्लॉक जो अर्थ पर बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखा रही है, अगर आप उसे मून पर ले गए तो वो स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है, तो पेंडुलम का हर स्विंग ज्यादा टाइम लेगा और घड़ी की सुई धीरे चलेगी, घड़ी पीछे हो जाएगी। चलिए अब एक कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं, जहां स्टूडेंट्स अक्सर अपने मार्क्स गवा देते हैं। दिमाग में एक गलतफहमी होती है कि अगर बॉब भारी होगा तो पेंडुलम फास्ट झूलेगा। ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत। सच ये है कि टाइम पीरियड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉब का मास कितना है। आप प्लास्टिक की हल्की बॉल लें या लोहे की भारी बॉल, अगर दोनों की लेंथ सेम है तो उनका टाइम पीरियड भी एग्जैक्टली सेम होगा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। तो हमने पेंडुलम की पूरी फिजिक्स को तो समझ लिया है, पर ये जो पीरियोडिक मोशन है, क्या ये सिर्फ फिजिक्स लैब्स तक ही सीमित है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये मोशन कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है। असल में पीरियोडिक मोशन तो हमारे चारों तरफ है। वो जो बड़ी सी पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक होती है ना, उसका झूलता हुआ पेंडुलम इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। जब कोई गिटार या सितार बजाता है तो उसकी स्ट्रिंग का ऊपर नीचे वाइब्रेट करना, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। समंदर की लहरों यानी वेव्स का रिदमिक तरीके से ऊपर नीचे होना, और हाँ, पार्क में झूले पर झूलते हुए बच्चे का आगे पीछे जाना, ये सब उसी पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं जिसका बेसिक आइडिया हमने सिंपल पेंडुलम से समझा है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये समझ आता है कि सिंपल पेंडुलम सिर्फ एक टॉय या स्कूल एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये एक पावरफुल टूल है जो हमें सिखाता है कि कैसे एक रेगुलर और प्रेडिक्टेबल मोशन का इस्तेमाल टाइम को मेजर करने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ टाइम ही नहीं, बल्कि वेव्स और वाइब्रेशंस की पूरी दुनिया इसी के प्रिंसिपल्स पर चलती है। ये आगे आने वाले फिजिक्स के कई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स का फाउंडेशन है। चलिए अब डिस्कस करते हैं द साइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रोनोमेट्री के बारे में। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि आखिर टाइम को इतनी आसानी से और इतना एक्यूरेटली कैसे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल समझते हैं जो असल में हर घड़ी के अंदर काम करता है। इससे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? सिंपल है, कोई भी ऐसी मूवमेंट जो एक फिक्स्ड टाइम के बाद रेगुलर इंटरवल्स पर अपने आप को रिपीट करती रहती है, बिल्कुल इस पेंडुलम की तरह। देखिए, क्या आप जानते हैं पुराने जमाने की बड़ी बड़ी पेंडुलम क्लॉक्स से लेकर आपकी न्यू एज डिजिटल वॉच तक सब कुछ इसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, हमारे घरों में जो वॉल क्लॉक्स हैं या जो वॉच हम पहनते हैं, उनके अंदर एक छोटा सा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। अब होता क्या है कि जब बैटरी से इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, तो एक बहुत ही स्पेशल सा इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बस इसी इफेक्ट की वजह से ये क्रिस्टल एकदम प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब देखिए, यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये नंबर 32,768 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक सेकंड में एग्जैक्टली 32,768 बार वाइब्रेट करता है। सोचो, और ये वाइब्रेशंस इतनी रेगुलर और स्टेबल होती हैं कि इनकी हेल्प से हम टाइम को बहुत बहुत एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। एक्चुअली यही तो रीजन है कि क्वार्ट्ज क्लॉक्स इतनी रिलायबल मानी जाती हैं। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि क्वार्ट्ज क्लॉक्स काफ़ी एक्यूरेट हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या टाइम को इससे भी ज़्यादा प्रिसिशन के साथ मेजर करने का कोई तरीका है? और इसका जवाब है बिल्कुल है। मीट दी एटॉमिक क्लॉक्स। ये दोस्तों दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स हैं। ये किसी क्रिस्टल पर नहीं बल्कि एटम्स के वाइब्रेशंस पर चलती हैं। और स्पेसिफिकली बात करें तो ये सीजियम 133 एटम के वाइब्रेशंस पर बेस्ड होती हैं। और इनकी एक्यूरेसी का लेवल, इसको ऐसे समझो, एक एटॉमिक क्लॉक को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सिर्फ 1 सेकंड आगे या पीछे होने में। जस्ट इमेजिन, ये इतनी ज्यादा प्रिसिजन है। सच कहूं तो इस लेवल की एक्यूरेसी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हुई है। तो चलो एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। यहां आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, एक तरफ हैं क्वार्ट्ज क्लॉक्स जिनका वाइब्रेटिंग सोर्स क्या है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और इनकी एक्यूरेसी हाई है, नो डाउट,
लेकिन दूसरी तरफ है एटॉमिक क्लॉक्स। इनका सोर्स है सीजियम 133 एटम, और इसकी वजह से इनकी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त है कि इसे द हाईएस्ट स्टैंडर्ड माना जाता है। और यही वजह है इतनी हाई एक्यूरेसी के कारण कि पूरी दुनिया का जो ऑफिशियल टाइम स्टैंडर्ड है ना, जिसे हम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूटीसी कहते हैं, वो इन्हीं एटॉमिक क्लॉक्स के थ्रू सेट किया जाता है। बेसिकली पूरी दुनिया इन्हीं घड़ियों से अपना टाइम मैच करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा यूनिट्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो है सेकेंड, और इसका सिंबल है स्मॉल s। ऑफ कोर्स हम अपनी डेली लाइफ में इससे लार्जर यूनिट्स भी यूज करते हैं, जैसे मिनट जिसका सिंबल है मिन और आर जिसका सिंबल है h। अब प्लीज यहां पर ध्यान दीजिए, ये स्लाइड आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है यूनिट्स को प्लूरल बना देना। हमेशा याद रखिए, यूनिट सिंबल्स के आगे कभी भी s नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल 10 kgs लिखना बिल्कुल गलत है। करेक्ट तरीका है 10 kg। सिमिलरली 20 secs नहीं बल्कि 20 s लिखना है। सीरियसली यहां पर मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें इतनी एक्यूरेट टाइम कीपिंग की जरूरत ही क्यों है? वेल, इसलिए क्योंकि हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ इस पर डिपेंड करती है। सोचो, आपके फोन का जीपीएस नेविगेशन कैसे काम करता है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च, और यहां तक कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जैसे फ्लाइट्स और ट्रेन्स, सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग, परफेक्ट टाइमिंग पर ही तो चलता है। और पता है, ये टेक्नोलॉजी आपसे दूर नहीं है। असल में आपका स्मार्टफोन और आपकी डिजिटल वॉच, इनके अंदर भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी काम कर रही है। ये डिवाइसेस भी टाइम को ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस का यूज करते हैं, और ये जो प्रिंसिपल है ये क्वार्ट्ज क्लॉक से ही इंस्पायर्ड है। और चलिए अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट जानते हैं एंशिएंट इंडिया से। पता है, वहां पर टाइम मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज होती थी जिसे घटी कहते थे। एक घटी 24 मिनट के बराबर होती थी, और पूरे एक दिन को 60 घटीज में डिवाइड किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि टाइम मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है, सदियों से चला आ रहा है। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है कि इंटरनेशनल टाइम स्टैंडर्ड्स हमारी आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया को सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी कि सभी देशों और सिस्टम्स को एक साथ एक ही टाइम पर चलाने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। Now, let's discuss about the importance of tiny seconds. सोच के देखिए, एक सेकंड कितना छोटा सा टाइम है ना? हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक सेकंड के भी इतने छोटे, आई मीन एक्सट्रीमली स्मॉल फ्रैक्शंस को मेजर करना इतना जरूरी, इतना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इस एक्सप्लेनर में हम इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये टाइनी टाइम इंटरवल्स हमारी दुनिया के लिए आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, और इसके लिए स्पोर्ट्स से बेहतर क्या होगा? आपने ओलंपिक्स में रनिंग रेसेस तो जरूर देखी होंगी, राइट? सोचिएगा, कई बार जीत और हार का जो फैसला होता है वो इतने इतने कम मार्जिन से होता है कि हम अपनी आंखों से ठीक से देख भी नहीं पाते। बिल्कुल, इसीलिए तो वहां फोटो फिनिश कैमरास यूज किए जाते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 0.01 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक सेकंड का 100th पार्ट, 100वां हिस्सा। और बस इतना सा टाइम गैप, इतना सा फर्क डिसाइड कर सकता है कि गोल्ड मेडल किसके गले में होगा और सिल्वर किसके। वाओ, यही तो है टाइम में प्रिसीजन की असली पावर। ओके, स्पोर्ट्स तो ठीक है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन है इसका मेडिसिन में। आप जानते हैं, डॉक्टर्स हमारी हार्ट बीट्स को मिली सेकेंड्स में मेजर करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये है एक ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ। इसमें टाइम की इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट होना एब्सोल्युटली जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी भी एबनॉर्मैलिटी पकड़ में आ जाए तो उससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का पता चल सकता है। यहां तो मिली सेकेंड्स का फर्क सीधा लाइफ और डेथ का सवाल बन जाता है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे हम और आप, हम सब ऑलमोस्ट रोज यूज करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं GPS की। जब भी आप अपने फोन पर मैप्स यूज करते हैं तो आपकी लोकेशन, वो इनक्रेडिबली प्रिसाइज टाइमिंग पर डिपेंड करती है। देखिए, जो सैटेलाइट्स हैं ना, उनमें लगे होते हैं एटॉमिक क्लॉक्स जो बिल्कुल परफेक्ट टाइम रखते हैं। लेकिन यहां एक कैच है, अगर इन क्लॉक्स की टाइम मेजरमेंट में सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड का भी एरर आ जाए, यानी 1 सेकंड का 10th लाख पार्ट, तो पता है क्या होगा? आपकी लोकेशन में सीधा 300 मीटर का एरर आ सकता है। जस्ट इमेजिन, आपका फोन आपको आपकी एक्चुअल जगह से 300 मीटर दूर दिखा रहा होगा। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर इतने छोटे से टाइम एरर से इतना बड़ा डिस्टेंस एरर कैसे? इसके पीछे सिंपल फिजिक्स है। और हाँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक बेसिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपल,
यहाँ स्पीड क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट, जो एक फिक्स्ड और बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू है। आपका फोन डिस्टेंस कैसे निकालता है? वो बस ये मेजर करता है कि सैटेलाइट से सिग्नल उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब आप खुद सोचिए, अगर टाइम की मेजरमेंट में हल्का सा एक छोटा सा भी एरर आ गया, तो जब वो इतनी बड़ी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या होगा? डिस्टेंस में एरर भी बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, एक टाइनी एरर इन टाइम लीड्स टू अ ह्यूज एरर इन डिस्टेंस। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं साइंस की अमेजिंग दुनिया में। यहां टाइम को और भी अनबिलीवेबली छोटे स्केल्स पर मेजर किया जाता है। जब साइंटिस्ट को यह समझना होता है कि केमिकल रिएक्शंस कैसे काम करते हैं या फिर यूनिवर्स की जो बेसिक पार्टिकल्स हैं उन्हें स्टडी करना होता है, तब उन्हें ऐसे इवेंट्स को ट्रैक करना पड़ता है जो सिर्फ कुछ फेम्टोसेकेंड्स तक ही चलते हैं। तो ये फेम्टोसेकेंड आखिर है कितना छोटा? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। स्क्रीन पर जो नंबर है ये है 1 क्वाड्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। अभी भी समझ नहीं आया, राइट? ओके, इसको ऐसे सोचिए, एक सेकंड में उतने ही फेम्टोसेकेंड्स होते हैं जितने सेकंड्स पूरे 32 मिलियन सालों में होते हैं। माइंड ब्लोइंग है ना? इस लेवल की प्रिसिजन, इस लेवल की एक्यूरेसी आज हमारी मॉडर्न साइंस ने अचीव कर ली है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हम क्या समझे? हम ये समझे कि हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड एक ऐसी चीज पर टिकी हुई है जिसे हम देख नहीं सकते, एक इनविजिबल फाउंडेशन पर। और वो फाउंडेशन है सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स और प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट। आप सोचिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन, बड़ी बड़े स्पेस मिशंस, इतना सारा डेटा ट्रांसमिशन और हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ये सब हर एक चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि हम टाइम को कितनी एक्यूरेसी से मेजर कर पाते हैं। तो आखिर में ये टाइनी सेकंड्स ही हैं, ये छोटे छोटे सेकंड्स ही हैं जो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को पॉसिबल बनाते हैं। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 8 मोशन। तो चलो इमेजिन करो कि आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हो। अब अपने सामने वाले को पैसेंजर को देखो, क्या वो आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आपके लिए तो वो एकदम स्टिल है, यानी कि एट रेस्ट हैं। लेकिन अब सोचो उस इंसान के बारे में जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और आपकी ट्रेन को जाते हुए देख रहा है। उसके लिए, यानी उस ऑब्जर्वर के लिए, ट्रेन के बाहर के पेड़ पौधे, घर और हाँ, ट्रेन के अंदर बैठे हुए आप भी सब के सब आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आप सब लोग इन मोशन हैं। तो देखा आपने, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक ही टाइम पर आपका को पैसेंजर आपके हिसाब से रेस्ट पर है, लेकिन जो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसके लिए वही पैसेंजर मोशन में है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मोशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे देखा कहाँ से जा रहा है, और साइंस में इस ऑब्जर्वेशन पोजीशन को ही हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और इसी से हम इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर आते हैं कि मोशन जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सिंपल शब्दों में, एक ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए बिल्कुल रेस्ट पर। ओके, तो मोशन रिलेटिव है, ये तो समझ आ गया। लेकिन हम मोशन को मेजर कैसे करते हैं? सोचो, एक रोड पर एक ही डायरेक्शन में 2 कार्स जा रही हैं। उन्हें देखकर आप आसानी से कंपेयर करके बता सकते हो ना कि कौन सी कार फास्टर है और कौन सी स्लोअर। ये तो हम रोज देखते हैं। तो फास्टर या स्लोअर होने का साइंटिफिक मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। जो ऑब्जेक्ट फास्टर है वो उतने ही टाइम में, यानी सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद ही रेड कार ब्लू कार से काफी आगे निकल गई। तो अब में सवाल ये है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इस फास्ट या स्लो होने को, जिसे साइंटिफिकली रेट ऑफ मोशन कहते हैं, उसको आखिर मेजर कैसे करें? इसके लिए साइंस ने हमें एक स्पेशल टर्म दिया है और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं स्पीड। अब इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में, जैसे कि 1 सेकंड में या 1 घंटे में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी एकदम सीधा और सिंपल है। ये है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है उसको टोटल टाइम से बस डिवाइड कर दो और आपको उस ऑब्जेक्ट की स्पीड मिल जाएगी। सिंपल। अब देखो, जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्पीड की जो SI यूनिट है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट, वो है मीटर पर सेकेंड, जिसे हम M/s लिखते हैं। हाँ, इसकी एक और कॉमन यूनिट है किलोमीटर्स पर आवर या किलोमीटर पर आवर, जो आपने गाड़ियों के स्पीडोमीटर पर जरूर देखी होगी।
न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अब हम स्पीड को मेजर करना जानते हैं, लेकिन चलो वापस चलते हैं मोशन के रिलेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट पर। सोचो, आप एक पार्क के बेंच पर आराम से बैठे हो। आपको क्या लगेगा? यही ना कि आप बिल्कुल एट रेस्ट हैं, कोई मोशन नहीं हो रहा। पर क्या ये पूरा सच है? शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप जिस बेंच पर बैठे हैं वो बेंच प्लैनेट अर्थ पर है और हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पर 1600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से घूम रही है, यानी स्पिन कर रही है। तो सोचो, अगर कोई हमें स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसके लिए तो हम सब बहुत ही तेजी से मूव कर रहे हैं। और रुको, बात यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ स्पिन ही नहीं, हमारी अर्थ सन के चारों तरफ भी तो घूम रही है, यानी रिवॉल्व कर रही है। और उसकी स्पीड पता है कितनी है? लगभग 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। कैन यू बिलीव दैट? ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम इसे ठीक से इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इन सब एग्जाम्पल से एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, रेस्ट और मोशन, ये दोनों वर्ड्स तब तक बेकार हैं जब तक हम इनके साथ एक रेफरेंस पॉइंट ना जोड़ें। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एब्सोल्युटली एट रेस्ट हो। सब कुछ हर वक्त किसी न किसी दूसरी चीज के हिसाब से, यानी रिलेटिव मोशन में है। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पीड के बारे में। हम अपनी रोज की जिंदगी में ना कितनी सारी चीजें देखते हैं जो मूव कर रही होती हैं। कुछ चीजें आराम से चलती हैं, स्लो, और कुछ तो इतनी फास्ट होती हैं। पर ये फास्ट होना आखिर होता क्या है? मतलब कितना फास्ट? इसी कितना फास्ट का जो एग्जैक्ट जवाब है ना, वो हमें साइंस देता है। एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका है इसे मेजर करने का। तो आइए सबसे पहले स्पीड की साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, जैसे 1 सेकंड में या 1 घंटे में, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है ना, इसको बिल्कुल ऐसे ही वर्ड फॉर वर्ड एग्जाम्स में लिखना है, फुल मार्क्स पक्के। चलिए इस डेफिनेशन को ना इस डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। देखिए, स्पीड बेसिकली 2 चीजों को जोड़ती है। पहला है डिस्टेंस, यानी कोई चीज कितनी दूरी तय कर रही है, और दूसरा है टाइम, यानी उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये कार 2 सेकंड्स में पूरे 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है। और इसको कैलकुलेट करना तो और भी आसान है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। वो है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सीधा सा हिसाब है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो और आपको स्पीड मिल जाएगी। ओके, तो अब इस फॉर्मूला को ना एक रियल एग्जाम्पल में यूज करके देखते हैं। मान लीजिए एक कार है जो 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है और टाइम लेती है 2 आवर्स। तो उसकी स्पीड क्या होगी? बहुत सिंपल, हम बस अपना फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल्स 100 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 2 आवर्स। कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या आया? बिल्कुल सही, 50 किलोमीटर पर आवर। है ना एकदम सिंपल। अब देखिए, जैसे हम वेट को किलोग्राम्स में या लेंथ को मीटर्स में नापते हैं, ठीक वैसे ही स्पीड के भी अपने यूनिट्स होते हैं। इसके 2 यूनिट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। पहला है मीटर पर सेकंड, जिसे हम m/s लिखते हैं। ये स्पीड की SI यूनिट है, मतलब साइंटिफिक काम में, कैलकुलेशंस में यही यूज होती है। और दूसरा जो हम रोज सुनते हैं वो है किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर। ये कॉमन यूनिट है, कार, बस, ट्रेन, इन सब की स्पीड इसी में बताते हैं। ओके, अब एक ऐसी चीज पे आते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं और ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। सोचिए, आपको क्वेश्चन में स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जो कैलकुलेशन करनी है उसके लिए आपको स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट? इसके लिए एक सुपर सिंपल, एकदम जबरदस्त ट्रिक है। ये ट्रिक आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतनी हेल्प करेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपको बस इतना करना है, जो भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है उसको एक मैजिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, और वो मैजिक नंबर है 5 डिवाइडेड बाय 18। जी हाँ, बस 5/18। इस नंबर को 5/18 अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। लेकिन रुकिए, यहाँ एक कॉमन मिस्टेक अलर्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स गलती से 5/18 की जगह इसका उल्टा, यानी 18/5 यूज कर लेते हैं, और बस वहीं सारा आंसर गलत हो जाता है। देखिए स्क्रीन पर, अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर को 18/5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 मीटर पर सेकंड आता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है।
करेक्ट तरीका है 5/18 से मल्टीप्लाई करना, जिससे हमें सही आंसर मिलता है 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सो ये जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ फिजिक्स की बुक्स के लिए नहीं है। अरे ये तो हमारी रियल लाइफ में हमारे चारों तरफ है। आप सोचिए, जब आप क्रिकेट देखते हैं तो बॉलर कितनी स्पीड से बॉल फेंक रहा है। जब आप दोस्तों के साथ दौड़ते हैं तो आपकी स्पीड क्या है। या फिर लोकल ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक किस स्पीड से जाती है। हर जगह हर जगह स्पीड ही तो है। और अब एक अमेजिंग फैक्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्ट स्पीड किस चीज़ की हो सकती है? वेल, वो है स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 30 करोड़ मीटर्स हर सेकंड में। सोच सकते हैं आप, ये इतनी फास्ट है कि इसे हमारे यूनिवर्स का अल्टीमेट स्पीड लिमिट माना जाता है। मतलब इससे तेज कुछ भी ट्रैवल कर ही नहीं सकता। वाओ! तो आखिर हम स्पीड को इतना डिटेल में समझ ही क्यों रहे हैं? इसका क्या यूज़ है? वेल, इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसी के बेसिस पर बड़े बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की जाती है। रोड्स पर सेफ्टी के लिए जो स्पीड लिमिट्स लगती हैं, वो भी इसके कैलकुलेशन से ही आती हैं। यहाँ तक कि एरोप्लेन से लेकर स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स तक, हर हाईटेक चीज़ को डिज़ाइन करने में स्पीड का कैलकुलेशन एकदम इसेंशियल है। तो इससे हम क्या समझे? हमने देखा कि स्पीड का कॉन्सेप्ट कितना यूनिवर्सल है। एक छोटे से कदम से सड़क पर चलने की स्पीड से लेकर ऊपर आसमान में अर्थ को ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट्स की माइंड बॉगलिंग स्पीड तक, हर जगह हर स्केल पर यह कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और इसीलिए स्पीड को साइंस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। आपने कभी सोचा है गूगल मैप्स जैसे जो ऐप्स होते हैं, वो आपका एग्जैक्ट अराइवल टाइम कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं? वेल, इसका जवाब, इस एवरीडे क्वेश्चन का आंसर फिजिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में छिपा है। और हाँ, इन्हीं के बारे में हम अभी सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हियर, और वो है स्पीड। आखिर ये स्पीड है क्या? बेसिकली ये एक मेजर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस कितनी जल्दी कवर करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्पीड हमें बस ये बताती है कि कोई चीज कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रही है। अब इन तीनों क्वांटिटीज को, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को कनेक्ट करने के लिए एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, और वो है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक फॉर्मूला इट्स द की। मोशन से रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस को समझने के लिए बस यही काफी है। ओके, तो चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं एक सिंपल से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। चलो मान लेते हैं कि एक कार है जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और टाइम लेती है 2 घंटे, यानी 2 आवर्स। तो उस कार की स्पीड क्या होगी? सिंपल है, राइट? फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 100 किलोमीटर्स को हम डिवाइड करेंगे 2 आवर्स से, एंड द आंसर इज 50। लेकिन 50 क्या, इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। यह है 50 किलोमीटर्स पर आवर, जिसे हम km/h लिखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कार हर एक घंटे में 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है। और यहाँ एक कूल बात है, आपको 3 अलग अलग फॉर्मूलाज रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बस थोड़ी सी सिंपल अलजेब्रा यूज करके इसी एक मेन फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं, और इससे हम बाकी 2 क्वांटिटीज, डिस्टेंस और टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। इजी, राइट? ओके, देखिए कैसे। मान लो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो टाइम पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिवीजन में था ना, वो अब इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा। और डिवीजन का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो टाइम वहां जाकर स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे हमारा नया फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब इस नए फॉर्मूला को यूज करके एक रियल वर्ल्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोच के बताइए, अगर आपकी कार 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो ठीक 3 घंटे यानी 3 आवर्स में आप कितना दूर जा सकते हैं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ टेबल में हमें क्या क्या दिया गया है। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 3 आवर्स। सिंपल। अब इन दोनों वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूला में डाल देते हैं। सो द कैलकुलेशन इज डिस्टेंस इक्वल्स 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दैट गिव्स अस 180। 180 क्या? किलोमीटर्स, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें यह पता करना है कि ट्रैवल में कितना टाइम लगेगा, तो हम फॉर्मूला को फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। इस बार फॉर्मूला बन जाता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। एसेंशियली जो हमारा मेन फॉर्मूला था ना, उसमें स्पीड और टाइम ने बस अपनी जगह स्वैप कर ली है। ओके, लेट्स ट्राई अनदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम।
सोच के देखिए, आपको 200 किलोमीटर दूर एक डेस्टिनेशन पर जाना है और आपकी गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो द क्वेश्चन इज, आपको वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? चलिए टेबल में देखते हैं। हमें डिस्टेंस पता है 200 किलोमीटर्स और स्पीड भी पता है 50 किलोमीटर्स पर आवर। सो जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, हम 200 को 50 से डिवाइड करेंगे। सिंपल डिवीजन है और हमारा आंसर आता है 4। और इसकी यूनिट क्या होगी? आवर्स ऑफ कोर्स। सो 4 आवर्स लगेंगे। लेकिन अब 1 मिनट के लिए एक रियल जर्नी के बारे में सोचिए। जब आप कार या बस से कहीं जाते हैं, क्या वो स्टार्ट से लेकर फिनिश तक बिल्कुल एक ही स्पीड पर चलती है? एग्जैक्ट सेम स्पीड? सोचो, नहीं ना? ऑफ कोर्स नॉट। और बस यही फर्क है कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड में। देखो, कांस्टेंट स्पीड एक आइडियल सिचुएशन है जो रियल लाइफ में कम ही होता है। ऐसी स्पीड जो कभी चेंज ही ना हो, जैसे एक ट्रेन एकदम लंबे खाली ट्रैक पर जा रही हो। बट रियलिटी ऐसी नहीं होती। रियलिटी है वेरिएबल स्पीड। जैसे सोचो एक स्कूल बस के बारे में जो सिटी ट्रैफिक में चल रही है। उसकी स्पीड ट्रैफिक की वजह से, रेड लाइट सिग्नल्स की वजह से, बस स्टॉप्स की वजह से बार बार चेंज होती रहती है। इसी को हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। सो द क्वेश्चन इज वेरिएबल स्पीड की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अगर स्पीड हमेशा बदल रही है तो हम उसे कैलकुलेट कैसे करें? वेल, इसके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हैं और वो है एवरेज स्पीड। बेसिकली जब स्पीड बार बार चेंज हो रही हो तो हम पूरी जर्नी के लिए एक ओवरऑल स्पीड निकाल लेते हैं। और हाँ, ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी इट्स सुपर क्रूशियल। फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ 2 वर्ड्स पर मैं चाहता हूं आप स्पेशली ध्यान दें, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ये टोटल वर्ड यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लीजिए एक जर्नी है। इस जर्नी के फर्स्ट पार्ट में एक कार पहले घंटे में 30 किलोमीटर चलती है। ओके, फिर उसे एक ब्रेक चाहिए तो वो 30 मिनट्स यानी 0.5 आवर्स के लिए रुक जाती है। और फाइनली ब्रेक के बाद वो अगले 1.5 आवर्स में 30 किलोमीटर्स और ट्रैवल करती है। तो अब इस जर्नी की एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? लेट्स फॉलो द फॉर्मूला। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, पहले 30 किलोमीटर्स, फिर ब्रेक, फिर और 30 किलोमीटर्स। सो 30 + 30 यानी टोटल डिस्टेंस हुआ 60 किलोमीटर्स। इजी। अब आते हैं टोटल टाइम पर। पहले चली 1 आवर, फिर ब्रेक लिया 0.5 आवर्स का और फिर चली 1.5 आवर्स। सो 1 + 0.5 + 1.5 टोटल हो गए 3 आवर्स। अब यहां ध्यान दीजिए, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में करते हैं वो इस ब्रेक के टाइम को यानी 0.5 आवर्स को इंक्लूड करना भूल जाते हैं। रिमेंबर, टोटल टाइम में जर्नी का हर एक सेकंड काउंट होता है इंक्लूडिंग ब्रेक्स। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स और टोटल टाइम है 3 आवर्स। सो द एवरेज स्पीड होगी 60 डिवाइडेड बाय 3 यानी 20 किलोमीटर्स पर आवर। सो अब हम वापस अपने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सवाल पर आते हैं, गूगल मैप्स वाला। यू सी, जितने भी नेविगेशन सिस्टम्स हैं या ट्रैवल प्लानिंग ऐप्स हैं, वो सब काम करने के लिए इन्हीं फंडामेंटल रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करते हैं। तो आखिर ये ऐप्स काम कैसे करते हैं? देखिए, सिंपल है। सबसे पहले आपका ऐप आपके डेस्टिनेशन तक का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। फिर वो अलग अलग रोड्स पर ट्रैफिक कंडीशंस को देखता है और उसके बेसिस पर हर रोड की एवरेज स्पीड निकालता है। इन एवरेज स्पीड्स को यूज करके वो आपका टोटल टाइम एस्टिमेट करता है और इसी कैलकुलेशन से आपको मिल जाता है आपका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, जिसे हम कहते हैं ETA। तो जैसा कि आपने देखा, इन रिलेशनशिप्स को समझना सिर्फ एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये मूवमेंट से जुड़ी हुई इतनी सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। ये फिजिक्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और हमेशा काम आने वाला पार्ट है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलती है तो उसके मूवमेंट को हम 2 अलग अलग मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन दोनों टाइप्स को यानी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिटेल में समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक टर्म है जिसको क्लियर करना ज़रूरी है, और वो टर्म है लीनियर मोशन। अब इसका मतलब ना बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम सीधे रास्ते पर चलता है तो उसके मूवमेंट को हम कहते हैं लीनियर मोशन। सिंपल, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर मोशन के सबसे सिंपल फॉर्म से। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आइए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या होता है और ये इतना स्पेशल क्यों है।
अब ये जो डेफिनेशन है ना, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से याद करना है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हमेशा इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। यहाँ पे दो वर्ड सबसे जरूरी हैं, इनको बिल्कुल मत भूलना, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस डायग्राम को देखिए, इससे पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो कार है ये हर एक सेकंड में ठीक 20 मीटर्स आगे जा रही है। मतलब पहले सेकंड में भी 20 मीटर्स, दूसरे सेकंड में भी 20 मीटर्स और तीसरे सेकंड में भी एग्जैक्टली 20 मीटर्स। ना 1 मीटर कम ना 1 मीटर ज्यादा, बिल्कुल कांस्टेंट। इसी स्टेडी मूवमेंट को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इस पूरी चीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, जो आपको हमेशा याद रखना है, वो बस इतना सा है। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा, आई रिपीट, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। मतलब ना तो स्पीड बढ़ेगी और ना ही स्पीड कम होगी। गाड़ी एक ही रफ्तार से बिल्कुल स्टेडीली चलती रहेगी। और पता है क्या, जब हम इस मोशन को एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें हमेशा एक ऐसी सीधी स्लोपिंग लाइन मिलती है जो ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, यही यूनिफॉर्म मोशन की सबसे बड़ी पहचान है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इस लाइन का जो स्लोप होता है, यानी इसकी जो ढलान है, वो एक्चुअली हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताती है। इसीलिए एग्जाम्स में ये ग्राफ वाला क्वेश्चन पक्का आता है, इस पे ध्यान देना। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन समझने में तो काफी आसान है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या रियल लाइफ में हमारे आसपास चीजें हमेशा ऐसे ही चलती हैं? नहीं ना। और बस यहीं से हमारा अगला और ज्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। सिंपल टर्म्स में इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रही है, चेंज हो रही है। और जब स्पीड बढ़ती है तो हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, एक्सेलरेट। और जब स्पीड कम होती है तो हम कहते हैं कि वो डिसेलरेट कर रहा है। और इसके एग्जाम्पल्स? अरे इसके एग्जाम्पल्स तो हमारी डेली लाइफ में भरे पड़े हैं। जरा सोचिए एक ट्रेन के बारे में। जब वो स्टेशन से निकलना शुरू करती है, पहले बिल्कुल धीरे, फिर थोड़ी तेज, फिर और तेज। या फिर शहर के बिजी ट्रैफिक में फंसी हुई कार को इमेजिन कीजिए। कभी तेज चलती है, कभी स्लो हो जाती है और कभी तो रुक ही जाती है। ये सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो अब मैं सवाल ये आता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा? क्या वो भी स्ट्रेट लाइन होगा? बिल्कुल नहीं। यहां देखिए, ये एक कर्व्ड लाइन है और ये जो कर्व है ना, यही इसकी पहचान है। ये कर्व हमें साफ साफ दिखा रहा है कि स्पीड बदल रही है। ग्राफ को थोड़ा गौर से देखो। शुरू के 1 सेकंड में देखो ऑब्जेक्ट ने कितना छोटा सा डिस्टेंस कवर किया, और फिर बाद के 1 सेकंड में देखो उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। ओके, अब तक हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझ लिया। चलो अब सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर करने के लिए इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो, ये टेबल तो एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। इसको जरूर देखना। एक तरफ है यूनिफॉर्म मोशन, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम और स्पीड हमेशा कांस्टेंट। एग्जाम्पल, एकदम खाली हाईवे पर क्रूज कंट्रोल ऑन करके चलती हुई कार। और दूसरी तरफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम और स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। एग्जाम्पल, वही कार लेकिन अब शहर के ट्रैफिक में फंसी हुई है। और आप देखो, ये स्लाइड तो विजुअली ही सारे कंफ्यूजन को एक झटके में दूर कर देती है ना? एक तरफ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, एकदम सीधी लाइन। दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, एक कर्व्ड लाइन। कितना सिंपल है। अब आप सिर्फ ग्राफ देखकर ही बता सकते हो कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। लाइन स्ट्रेट है मतलब स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मोशन यूनिफॉर्म। और अगर लाइन कर्व्ड है मतलब स्पीड बदल रही है, मतलब मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। इजी। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। ये जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इनको अपनी कार और बाइक से कनेक्ट करके देखते हैं। एक्चुअली हमारी गाड़ियों में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जो इन्हीं सब चीजों को मेजर करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है ये स्पीडोमीटर। ये तो हर गाड़ी में होता है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है उस पल, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर गाड़ी की स्पीड कितनी है।
जब भी आप कार चलाते हो और स्पीडोमीटर की नीडल बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो असल में नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है। और आखिरी चीज, स्पीडोमीटर के पास ही आपने इसे भी देखा होगा, ये है ओडोमीटर। अब इसका काम स्पीड बताना नहीं है, इसका काम है ये बताना कि गाड़ी ने अब तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। इसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी गाड़ी फास्ट चली या स्लो, ये तो बस शांति से टोटल चले हुए किलोमीटर्स को रिकॉर्ड करता रहता है, चाहे आपका मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। चलिए अब हम मोशन एंड टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि एक आम सा पार्क का झूला और हमारे यूनिवर्स के बड़े बड़े गहरे मिस्ट्रीज, इनके बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब बहुत ही फैसिनेटिंग है। और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि चीजें आखिर मूव कैसे करती हैं। पता है, साइंस सबसे आसान और इंटरेस्टिंग तब लगती है जब हम उससे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि एक्चुअली करके देखते हैं। ये जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती है ना, ये इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को बिल्कुल सिंपल बना देती हैं। ये हमारी क्यूरियोसिटी जगाती हैं और हमें प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के लिए इनकरेज करती हैं। असली साइंटिफिक थिंकिंग यहीं से डेवलप होती है, रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट से, ना कि सिर्फ किताबों से। और इसीलिए हम वापस आते हैं इस झूले पर। ये झूला आपसे देखा जाए तो एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है उस चीज का जिसे साइंटिस्ट कहते हैं एक पेंडुलम। और ये जो इसका कंटिन्यूअस आगे पीछे का मूवमेंट है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ और फिर वापस, इसका एक स्पेशल साइंटिफिक नाम है। इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो अगली बार जब आप किसी को झूलते हुए देखें तो याद रखिएगा, आप वहां फिजिक्स को एक्शन में देख रहे हैं। लेकिन एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी, अगर आप झूले को धक्का देना बंद कर दें तो वो थोड़ी देर में धीरे धीरे रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक इनविजिबल फोर्स की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। हवा हर मूविंग ऑब्जेक्ट को हल्का सा पीछे धकेलती है जिससे वो स्लो हो जाता है। पर इसमें सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? भले ही स्विंग स्लो हो रहा हो, लेकिन उसके एक पूरे स्विंग को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो लगभग सेम रहता है। इस स्पेशल टाइम को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम से जानते हैं, टाइम पीरियड। तो अब सवाल ये है कि इस टाइम पीरियड को आखिर क्या चीज़ बदलती है? सोचिए, अगर झूले पर बैठे इंसान का मास यानी वेट बदल जाए तो क्या टाइम पीरियड बदलेगा? सोचने वाली बात है, पर इसका जवाब है नहीं। और अगर आप बहुत ऊंचा स्विंग करें यानी स्विंग का एंगल बढ़ा दें तो छोटे एंगल्स के लिए उससे भी टाइम पीरियड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो सच में मैटर करती है, वो है स्ट्रिंग की लेंथ यानी झूले की रस्सियों की लंबाई। जितनी लंबी स्ट्रिंग उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड। सिंपल। अब इस स्लाइड पर अच्छे से ध्यान दीजिए, ये वो फॉर्मल डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही याद करनी है। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन यानी एक पूरा आगे पीछे का स्विंग इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ये एग्जैक्ट वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में ये डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। तो पेंडुलम का ये जो रेगुलर मोशन है, यही आगे चलकर एक्यूरेट क्लॉक्स बनाने का बेस बना। लेकिन सोचिए, जब ये क्लॉक्स नहीं थी, उससे भी बहुत पहले लोग टाइम कैसे मेजर करते थे? इमेजिन कीजिए आपके पास कोई घड़ी ही ना हो तो उस वक्त लोगों ने नेचर और सिंपल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके टाइम नापने के बहुत ही क्लेवर तरीके निकाले थे। आप माने या ना माने, आप हमेशा अपने साथ एक घड़ी लेकर चलते हैं। आपकी अपनी बॉडी, जी हाँ, आपकी जो पल्स है, वो जो बीट आप अपनी कलाई पर फील कर सकते हैं, वो एक फैंटास्टिक नेचुरल टाइमर है। जब एक हेल्थी अडल्ट आराम कर रहा होता है तो उसका दिल एक बहुत ही रेगुलर और प्रेडिक्टेबल रेट से बीट करता है। और वो रेट कितना है? लगभग 72 बीट्स पर मिनट। क्योंकि ये रिदम काफी कंसिस्टेंट रहता है, पुराने जमाने में लोग अपनी पल्स गिनकर ही छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स का अंदाजा लगा लेते थे। कितना अमेजिंग है ना? ये एक पर्सनल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हम सबके पास है। अब ये देखिए, एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल, इसे कहते हैं वाटर क्लॉक। आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही क्लेवर। इमेजिन कीजिए, एक पानी से भरे बड़े बर्तन में एक छोटा बोल रखा है जिसके नीचे एक बहुत छोटा सा होल है। धीरे धीरे उस होल से पानी बोल के अंदर आने लगता था और जितने टाइम में वो बोल पूरा भरकर डूब जाता था, उस टाइम को वो लोग 1 यूनिट ऑफ टाइम मान लेते थे। सिंपल फिजिक्स से एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम का कितना स्मार्ट सोल्यूशन। तो एक सिंपल झूले से लेकर हमारी अपनी हार्ट बीट तक हमने देखा कि मोशन और टाइम आपस में कितने जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम जानते हैं कि टाइम की शुरुआत यूनिवर्स के क्रिएशन के साथ हुई। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि हम टाइम को नैनो सेकेंड तक यानी 1 सेकेंड के बिलियंथ हिस्से तक मेजर कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी वो सबसे फंडामेंटल सवाल कि आखिर व्हाट इज टाइम, ये आज भी साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है।